प्यारे बच्चों, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ एक्सरसाइज 4 विद डिस्कशन ऑफ पैराबोला। तो यहाँ पे बच्चों हम पैराबोला का आपके साथ डिस्कशन करेंगे। और लास्ट क्लास में मैंने पैराबोला के बारे में आपको काफ़ी सारे कंसेप्ट्स को अपग्रेड किया था, और आज की क्लास में आपके कंसेप्ट्स और भी ज़्यादा अपग्रेड होते चले जाएंगे। तो बच्चों, सबसे पहले सारे बच्चों को जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनको यहाँ पर हेडिंग डालनी पड़ेगी एक्सरसाइज 4। तो बच्चों, यहाँ पर हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे हैं एक्सरसाइज 4 का। तो एक्सरसाइज 4 में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। तो क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस तो करेंगे ही करेंगे, साथ में जितने भी प्री कंसेप्ट आपके हैं वो सारे हम कंसेप्ट लाइन टू लाइन आपको बताते भी चले जाएंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि एक स्ट्रेट लाइन है जो पैराबोला को टच करती है। पूछ रहा है सी की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ एम। प्यारे बच्चों, मैंने आपको कितने तरह के पैराबोला बताए थे? 4 तरह के पैराबोला बताए थे। एक पैराबोला होता है बच्चों ये वाला, जिसका नाम होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इसका नाम होता है बच्चों वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax। इसका नाम होता है बच्चों एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। और इसका नाम होता है बच्चों एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay। तो मैंने कितना सुंदर आपको डायग्राम बना के दिया है। लेकिन प्यारे बच्चों, हमें यहाँ पे डिस्कशन करना है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y का। तो बच्चों, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y का अगर जो आप ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ हमें कुछ इस तरह से नजर आएगा। अब कह रहा है कि भाई एक लाइन है जो पैराबोला को टच करती है। तो बच्चों, अब आप यहाँ पे केसेस बना लीजिए कि लाइन एंड दी कर्व। तो बच्चों, अगर हम लाइन और कर्व को देखें, वो कर्व में कोई भी कर्व इन्वॉल्व हो सकता है। उस कर्व में पैराबोला भी हो सकता है, एलिप्स भी हो सकता है, और हाइपरबोला भी हो सकता है। तो बच्चों, मान लीजिए आपके पास कोई कर्व है और कोई लाइन है, तो उसमें 3 केसेस बन सकते हैं। एक तो केस बेटा ये हो सकता है कि लाइन कर्व को बिना छुए निकल जाए। एक केस ये हो सकता है कि लाइन कर्व को टच करके निकले। एक केस ये हो सकता है कि लाइन कर्व को 2 जगह इंटरसेक्ट करके निकले। अब बच्चों, आपको यहाँ पर ये बात समझ में आनी चाहिए कि अगर लाइन और कर्व आपके पास इंडिविजुअल इक्वेशंस गिवन होगी, तो आप लाइन और कर्व को जैसे ही सॉल्व करेंगे तो वहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अब क्या आप चाहेंगे कि अगर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स हो जाए, तो वो लाइन क्या बन जाएगी? उस कर्व के लिए कॉर्ड बन जाएगी। और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर एक रूट बन जाए, तो वो लाइन उस कर्व की टेंजेंट बन जाएगी। और दोनों को सॉल्व करने पर एक भी रूट ना आए, तो लाइन जो है नहीं टच करेगी, नहीं कॉर्ड बनेगी, वो ऊपर से ही निकल जाएगी। नाइदर टेंजेंट नॉर कॉर्ड। तो बच्चों, ये 3 केसेस बन जाते हैं लाइन और कर्व के बीच में जब हम डिस्कशन करते हैं। तो बच्चों, इस केस में क्या बन जाएगी? डी जो होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है। अभी हम इस प्रोसेस को पूरा करके भी दिखाएंगे कि डी आपका कैसे बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगी। अभी इसी वाले प्रश्न में आप काफी कुछ देखने वाले हैं। इस वाले केस में बच्चों जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो इक्वल टू 0 हो जाता है। और बच्चों, इस वाले केस में जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो लेस देन 0 हो जाता है। तो बच्चों, ये तीनों बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए, और ये भी समझ में आनी चाहिए कि भैया ये तीनों बातों में आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि तीनों बातें लाइन और कर्व के लिए बोली गई हैं। तो जैसे बच्चों, यहाँ पर मैं इसका एक एप्लीकेशन आपको करके दिखाता हूँ पहले वाले क्वेश्चन में। यहाँ पर बच्चों आपके पास गिवन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, और आपके पास लाइन है y इक्वल टू mx प्लस सी। बच्चों, आपको क्या करना है? स्ट्रेट लाइन और पैराबोला ये आपस में टच कर रहे हैं, तो c की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ m बतानी है। तो बच्चों, आप किस तरह से बताने का प्रयास करेंगे, जरा इसको ध्यानपूर्वक देखिए। सबसे पहले बच्चों क्या करिए, यहाँ पे लिखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, y की वैल्यू डाल दीजिए mx प्लस सी। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4mx प्लस 4c, ये आ गया 4mx प्लस 4c। इसको बच्चों और भी सॉल्व करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4mx माइनस 4c इज इक्वल टू 0। ये बच्चों आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर के तैयार हो गई। ध्यान से देखिएगा बच्चों, आपने क्या किया कि लाइन और कर्व दोनों को सॉल्व किया है। सॉल्व करने पर बच्चों ध्यान से देखो, आपके पास क्या बन गई है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनी ना। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बच्चों अगर 2 रूट कर दोगे तो तीसरा वाला केस बन जाएगा, यानी डी ग्रेटर देन 0 पर, यानी कॉर्ड बन जाएगी। लेकिन तुम क्या चाहते हो? लाइन इस कर्व को टच करके निकले, यानी इस इक्वेशन का तुम्हें डिस्क्रिमिनेंट क्या करना पड़ेगा बच्चों? 0 करना पड़ेगा। तो
बच्चों डिस्क्रिमिनेंट अगर हम जीरो करते हैं तो हम उसको कंडीशन ऑफ टेंजेंसी भी कहते हैं। अब आप डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू जीरो करिए, क्या करिए, इस इक्वेशन को कंपेयर कर दीजिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो से। तो बच्चों जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको नजर आएगा कि भाई a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -4m है और c की वैल्यू -4c है। देखो बच्चों ध्यान से देखो, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -4m है और c की वैल्यू -4c है। डिस्क्रिमिनेंट जीरो करने का मतलब होता है कि बी स्क्वायर -4ac को इक्वल टू जीरो कर दो। बच्चों ये हो गया माइनस का 4m का स्क्वायर -4ac, c क्या है -4c इक्वल टू जीरो। तो बच्चों ये हो जाएगा 16m स्क्वायर प्लस का 16c इज इक्वल टू जीरो। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 16 कॉमन आ जाएगा, m स्क्वायर प्लस c इक्वल टू जीरो। तो बच्चों यहाँ से एक कंडीशन बन जाएगी c प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो बच्चों आपको ये पार्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई c प्लस एम स्क्वायर क्या आ गया, इक्वल टू जीरो आ गया। तो बच्चों c प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू जीरो आते ही आपके पास क्या पूछा गया था, एक रिलेशन पूछा गया था c और m में। तो बच्चों c और m में रिलेशन आपने निकाल लिया है, दैट इज c प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू जीरो होगा, तभी ये लाइन इस कर्व के लिए क्या बन जाएगी, टेंजेंट बन जाएगी। तो प्यारे बच्चों आपको ये बात 100% समझ में आ गई होगी कि मैंने किस तरह से एक लाइन और कर्व के बीच में कंडीशन क्रिएट की और उसको सॉल्व किया। तो बच्चों ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आपको याद रखनी पड़ेगी, ये डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू जीरो करने पे आती है। चाहे आपका कर्व कोई भी हो, वो पैराबोला हो, एलिप्स हो, हाइपरबोला हो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो, किसी भी टाइप का कर्व हो, आपको यही कंसेप्ट लगाना पड़ता है कि भैया कोई भी लाइन अगर कर्व की टेंजेंट बनती है तो डिस्क्रिमिनेंट आपको हर बार इक्वल टू जीरो करके कंडीशन निकालनी पड़ती है कि भैया वो टच करेगी तो किस कंडीशन पे टच करेगी। उसके बाद प्यारे बच्चों आपके पास ये दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए। तो बच्चों दूसरे क्वेश्चन की तरफ अगर आप ध्यान देंगे तो आपको बहुत कुछ अभी भी सीखने को मिलेगा। बच्चों अगर आपको याद हो तो मैंने लास्ट टर्म पे आपको बताया था कि भाई टैंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, पैरामीट्रिक फॉर्म में। अगर आपको याद हो तो बच्चों को पहले से बता दीजिए। तो बेटा आपको याद है टैंजेंट की इक्वेशन क्या होती है पैरामीट्रिक फॉर्म में, यदि यहाँ का पैरामीटर t1 है, यहाँ का पैरामीटर t2 है। t1 पैरामीटर का मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट हो गया at स्क्वायर 2at1 और t2 पैरामीटर का मतलब हुआ कि ये पॉइंट हो गया 8t2 स्क्वायर 2at2। तो बच्चों किसी भी पॉइंट पे डाली गई टैंजेंट की इक्वेशन, अब बच्चों यहाँ पर पॉइंट क्या है आपका at स्क्वायर 2at1, दूसरा पॉइंट क्या है at2 स्क्वायर 2at2 और कर्व का नाम क्या है बच्चों, कर्व का नाम है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। यार बच्चों आपको ध्यान दीजिए, ये दोनों पॉइंट्स जो है पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ पैराबोला के अंदर आते हैं। मैंने लास्ट क्लास में आपको बहुत अच्छे से बताया था कि कोई भी पॉइंट अगर पैरामीट्रिक फॉर्म में हम लिखते हैं तो वो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करता है। और बच्चों आपको पता होना चाहिए कि पैराबोला का पैरामीट्रिक फॉर्म होता है 81 स्क्वायर 281 और 82 स्क्वायर 282। तो बच्चों कहा गया है कि ये लिखा गया है प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट्स एंड दीज पॉइंट्स ऑन द पैराबोला इज द पॉइंट आर। तो बच्चों आपको बताना पड़ेगा कि जो आर पॉइंट है वो आपका वो है a t1 t2 a टाइम्स t1 प्लस t2। ये बच्चों आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल करके आ गया। तो बच्चों मैंने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका निकाल करके आपको दे दिया है। अब आपको क्या करना होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को निकालने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, टैंजेंट की इक्वेशन लिखनी है। तो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एट पैरामीटर t1। तो बच्चों आपको याद है इक्वेशन ऑफ टैंजेंट मैंने आपको लिखवाई थी, नहीं याद है फिर भी मैं आपको एक जनरल तरीका बता देता हूँ कि बच्चों आपको याद रखना होगा कि अगर आपके पास कोई भी कर्व हो जिसमें एक्स स्क्वायर का टर्म हो, वाई स्क्वायर का टर्म हो, एक्स का टर्म हो, वाई का टर्म हो, कोई भी कर्व हो, अगर उसमें ये वाले टर्म मौजूद हैं और आप उसमें टैंजेंट की इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो टैंजेंट की इक्वेशन किसी भी गिवन पॉइंट x1 y1 पर लिखने के लिए आपको एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करना पड़ता है x इंटू x1 से, y को रिप्लेस करना पड़ता है y इंटू y1 से, x को रिप्लेस करना पड़ता है x प्लस x1/2 से, y को रिप्लेस करना पड़ता है y प्लस y1/2 से। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, अगर आपको पैराबोला की इक्वेशन पैरामीट्रिक फॉर्म में नहीं पता है
तो मैंने अभी आपको बताई कि भाई आप उसका शॉर्टकट सीख लीजिए, क्योंकि वैसे तो आपको याद होनी चाहिए। वैसे क्या होती है पैराबोला की टैंजेंट की इक्वेशन पैरामीट्रिक फॉर्म में, वो बच्चे होते हैं टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। ध्यान से सुनिए, वो होती है टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। लेकिन अगर आपने नहीं प्रूफ की है तो मैं आपको पुनः बताता हूं, ध्यान से देखिए। तो बच्चों आपका कर्व क्या है, ध्यान से देखिएगा बच्चों, कर्व क्या है आपका। कहोगे सर कर्व है आपका वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स इज इक्वल टू जीरो। इस कर्व पे क्या लिखनी है बच्चों, टैंजेंट की इक्वेशन। तो बच्चों टैंजेंट की इक्वेशन को बेसिकली हम लोग कहते हैं टी इक्वल टू जीरो। और किसी भी इक्वेशन की जो टैंजेंट की इक्वेशन होती है वो गिवन पॉइंट पे कैसे लिखते हैं। मान लो गिवन पॉइंट है x1 y1, तो बच्चों टैंजेंट की इक्वेशन होती है t बराबर जीरो। t बराबर जीरो का मतलब ये होता है बच्चों कि y स्क्वायर को रिप्लेस कर दो y इंटू वाई वन से, और x को रिप्लेस कर दो x प्लस एक्स वन बाई टू से। तो बच्चों इस कर्व पे x1 y1 पे आ गई टैंजेंट की इक्वेशन। तो बच्चों इस कर्व पे x1 y1 पॉइंट पे डाली गई टैंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, y y1 माइनस फोर ए टाइम्स एक्स प्लस एक्स वन बाई टू इज इक्वल टू जीरो। तो बच्चों ये होती है आपकी टैंजेंट की इक्वेशन। अब बच्चों आपको ये भी याद रखना होगा कि भाई वाई स्क्वायर माइनस फोर ए एक्स इज इक्वल टू जीरो। यहां पर बच्चों को टैंजेंट की इक्वेशन लिखनी है कौन से पॉइंट के रिस्पेक्ट में, ए टी स्क्वायर कॉमा टू ए टी के रिस्पेक्ट में। तो कैसे लिखेंगे, वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे वाई इंटू वाई वन से। वाई वन बच्चों क्या है, टू ए टी वन। एक्स बच्चों क्या है, एक्स को रिप्लेस करते हैं एक्स प्लस एक्स वन बाई टू से। तो इस बार बच्चों मैंने x1 y1 पॉइंट को लिया है 81 स्क्वायर कॉमा 281। ध्यान से देखिए भाई, सारे बच्चे आज के बाद जो है पैरामीट्रिक फॉर्म तो जानते ही है कि पैराबोला का पैरामीट्रिक फॉर्म होता है 80 स्क्वायर कॉमा 280। लेकिन आज के बाद आप ये भी जान जाएंगे कि इस पैरामीट्रिक फॉर्म पर डाली गई टैंजेंट की इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं। वैसे तो सारे बच्चों को याद रहती है टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, लेकिन यदि आपको याद नहीं है तो आज के बाद आपको भी ये इक्वेशन याद हो जाएगी कि भैया पैराबोला में टैंजेंट की इक्वेशन पैरामीट्रिक फॉर्म में होती है टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो टैंजेंट की इक्वेशन लिखने के लिए मैंने क्या कंसेप्ट बताया कि भाई कर्व की इक्वेशन में अगर एक्स स्क्वायर हो तो उसको एक्स इंटू एक्स वन से रिप्लेस कर देते हैं, वाई स्क्वायर हो तो उसको वाई इंटू वाई वन से रिप्लेस कर देते हैं, एक्स हो तो एक्स प्लस एक्स वन बाई टू से रिप्लेस कर देते हैं, y हो तो y प्लस वाई वन बाई टू से रिप्लेस कर देते हैं। तो बच्चों इस बार हमने x1 y1 पॉइंट ले लिया है 81 स्क्वायर कॉमा 281। अब बच्चों हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा 281। ध्यान से देखिए भाई, इसको सिंप्लीफाई करेंगे सारे बच्चे। बच्चों इसको सिंप्लीफाई करना जरा स्टार्ट करके हमको बताइए क्या आ रहा है ये सिंप्लीफाई कर कर। यह आ जाएगा 281y माइनस टू ए टाइम्स एक्स प्लस ए टी वन स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। बच्चों टू ए पूरी इक्वेशन से कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा टी वन वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी वन स्क्वायर। तो बच्चों आपके पास ये इक्वेशन निकल करके आ गई टी वन वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी वन स्क्वायर। तो बच्चों मैं आपको चिल्ला चिल्ला के पहले भी बता रहा था कि पैराबोला पे डाली गई टैंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पे पैरामीटर टी1 है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी, लिख दें हम डायरेक्टली, क्या बनेगी, t1y इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी वन स्क्वायर। इसकी इक्वेशन बच्चों क्या होगी, t2y इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी टू स्क्वायर। सिमिलरली अब बच्चों को क्या निकालना है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो बच्चों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, दोनों को सॉल्व करके। चलिए बच्चों दोनों को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्व करने की तैयारी करिए। तो सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल के आएगा जो हमारे पास गिवन। तो बच्चों दूसरी इक्वेशन क्या है वो भी लिखिए। दूसरी इक्वेशन है t2y इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी टू स्क्वायर। सॉल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका, हम दोनों इक्वेशंस को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो बच्चों जब हम दोनों इक्वेशंस को माइनस कर देंगे तो हमारा x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा y टाइम्स t1 माइनस t2 इज इक्वल टू a टाइम्स t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर। प्यारे बच्चों इसको सिंप्लीफाई करते चले जाइए। y टाइम्स t1 माइनस t2 इज इक्वल टू a टाइम्स t1 माइनस t2 t1 प्लस t2। अब बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि t1 माइनस t2 से t1 माइनस t2 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास यहाँ से y की वैल्यू निकल के आ जाएगी a टाइम्स t1 प्लस t2।
तो बच्चों आपको बिल्कुल ये बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए कि भैया ये हो गई आपकी y की वैल्यू। अब बच्चों हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो हमें x भी निकालना पड़ेगा। तो बच्चों ये जो फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ पर मैं अपने y की वैल्यू को प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से क्या निकाल दूंगा, x की वैल्यू। तो सारे बच्चे जरा x की वैल्यू भी निकालें। तो ये हो जाएगा बच्चों a t1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस a t1 t2 इज इक्वल टू x प्लस a t1 स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ से देखो ध्यान से, x की वैल्यू आ गई a t1 t2। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, मैंने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दिया है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टेंजेंट का कितना आया, a t1 t2 टाइम्स a टाइम्स t1 प्लस t2। सारे बच्चे इस महत्वपूर्ण रिलेशन को बहुत ही ध्यान पूर्वक देखें कि पैराबोला पे डाली गई टेंजेंट्स की जो इक्वेशन होती है वो होती है dy इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। अगर आप इसको ध्यान पूर्वक समझेंगे पढ़ेंगे तो आपसे ये क्वेश्चन भी होने लगेंगे। इससे पहले वाले टर्न पे आपने सीखा था कि भाई हम पैरामीट्रिक फॉर्म को कैसे पढ़ते हैं, और आज आपने देखा कि पैरामीट्रिक फॉर्म पे टैंजेंट की इक्वेशन कैसे लिखते हैं। टैंजेंट की इक्वेशन को लिखने का तरीका मैंने आपको शॉर्टकट बताया कि टैंजेंट की इक्वेशन आपको लिखनी हो तो सीधा सा कंसेप्ट होता है, आप t बराबर 0 कर दीजिए। इसका मतलब ये होता है कि कर्व की इक्वेशन में जहां पर एक्स स्क्वायर हो उसको x इंटू x1 से, जहां पे वाई स्क्वायर हो उसको y इंटू y1 से, जहां पर x हो उसको x प्लस x1/2 से, जहां पर y हो उसको y प्लस y1/2 से रिप्लेस कर देते हैं। तो बच्चों यहाँ पर x1 y1 पॉइंट आपका पैरामीट्रिक फॉर्म था, तो मैंने उसी पे लेकर के दोनों को सॉल्व किया तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल करके आ गया। अब बच्चों आपको ध्यान देना होगा आगे, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, हेडिंग डालेंगे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। क्या है बच्चों इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, जरा यहाँ पे अब ध्यान से देखिएगा भाई। देखिए बच्चों ये आपका हो गया पैराबोला। इस पैराबोला पे बच्चों आपने पहली टेंजेंट ड्रॉ की ना, फिर इस पैराबोला पे आपने दूसरी टेंजेंट भी ड्रॉ की। तो बच्चों जब आपने दोनों टेंजेंट्स ड्रॉ की तो आपको थोड़ा सा ध्यान पूर्वक देखना पड़ेगा। तो आपने कहा कि सर ये पॉइंट था a t1 स्क्वायर कॉमा 2a t1, और ये पॉइंट था बच्चों a t2 स्क्वायर कॉमा 2a t2। तो प्यारे बच्चों मैं ये चाहता हूं कि आप इन दोनों के x कोऑर्डिनेट का अर्थमेटिक मीन लीजिए और इन दोनों के y कोऑर्डिनेट का ज्योमेट्रिक मीन लीजिए। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि अगर तीन नंबर्स एपी में है तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है, a+c/2। और बच्चों अगर तीन नंबर्स जीपी में है तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, √AC। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें, मैंने कहा यहां पर दोनों के x कोऑर्डिनेट का आप क्या लीजिए, ज्योमेट्रिक मीन लीजिए। तो बच्चों इसका x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मैंने दोनों के x कोऑर्डिनेट का ज्योमेट्रिक मीन लिया। ज्योमेट्रिक मीन का मतलब क्या होता है, रूट के अंदर हम क्या लेंगे, a t1 स्क्वायर कॉमा a t2 स्क्वायर। ये बच्चों मैंने ज्योमेट्रिक मीन लिया। फिर मैंने क्या कहा था, दोनों के y कोऑर्डिनेट का अर्थमेटिक मीन लीजिए। अर्थमेटिक मीन बच्चों क्या होता है, दोनों नंबर का सम डिवाइडेड बाय 2, ये होता है बच्चों। क्या ये बात याद रहेगी। अब बच्चों जरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को देखिए, रूट के अंदर बच्चों क्या बना, ये बचा a स्क्वायर t1 स्क्वायर t2 स्क्वायर। ऊपर से बच्चों क्या कॉमन आया, 2a कॉमन आया, t1 प्लस t2 आ गया और नीचे भी 2 है। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हो जाएगा a t1 t2 कॉमा a टाइम्स t1 प्लस t2। ये बच्चों आपका आ जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो बच्चों आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन समझ में आना चाहिए कि a t1 t2 टाइम्स कॉमा a टाइम्स t1 प्लस t2। तो बच्चों ये क्या होता है आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो बच्चों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको क्लियर होना चाहिए कि मैंने एक दूसरी ट्रिक बताई कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बेसिकली क्या है तो इंटरसेक्शन पॉइंट आप उसको सॉल्व करके भी निकाल सकते हो। लेकिन आपने यहाँ पे ये देखा कि अगर हम दोनों के x कोऑर्डिनेट का ज्योमेट्रिक मीन लेते हैं और दोनों के y कोऑर्डिनेट का अर्थमेटिक मीन लेते हैं तो भी हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट निकल करके आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि बेसिकली टैंजेंट्स के जो इंटरसेक्शन पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है वो दोनों की एब्सिसा यानी कि x कोऑर्डिनेट का अर्थमेटिक मीन नहीं है, ज्योमेट्रिक मीन है। और जो इंटरसेक्शन पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है वो दोनों के ऑर्डिनेट दैट मींस y कोऑर्डिनेट का अर्थमेटिक मीन है।
तो दैट मीन्स बच्चों, अगर हम इन दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट का अर्थमेटिक मीन लेते हैं तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट आ जाता है, इन दोनों के वाई कोऑर्डिनेट का अर्थमेटिक मीन नहीं लेते हैं, इन दोनों का अर्थमेटिक मीन लेते हैं तो ये आ जाता है, कि इन दोनों का लेते हैं कि ये आ जाता है। तो बच्चों याद रखिएगा, अर्थमेटिक मीन ले रहे हैं तो वाई कोऑर्डिनेट का अगर अर्थमेटिक मीन लेंगे तो ये आ जाएगा, और एक्स कोऑर्डिनेट का ज्योमेट्रिक मीन लेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है ना, तो आपको ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन याद रखना होगा, इसलिए मैंने आपको पूरा लिख करके भी दिया ताकि आप कहीं से कंफ्यूज ना हो। तो बच्चों इस इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन को देखिए कि दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट का अगर हम ज्योमेट्रिक मीन लेते हैं तो इंटरसेक्शन का एक्स कोऑर्डिनेट आ जाता है, और दोनों के वाई कोऑर्डिनेट का अर्थमेटिक मीन लेते हैं तो इंटरसेक्शन पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट निकल करके आ जाता है, जिसको मैंने पहले भी आपको निकाल करके दे दिया था। तो इसको आप जरा ध्यान से देखिए, और अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, हम लोग यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन की तरफ कंटिन्यू करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा है उसको देखते हैं। और बच्चों इसकी पहले वाली क्लास में आपको पैरामीट्रिक फॉर्म जो पढ़ाया गया था उसको जरूर एक बार देखिए। चलिए भाई थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा है, लिखा है शो दैट द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टैंजेंट्स टू द पैराबोला इज द डायरेक्ट्रिक्स। चलिए बच्चों, अब मैं आपको एक कंसेप्ट सिखाता हूं दोबारा। सारे बच्चे इस क्वेश्चन को खुद से करेंगे। पहले सबसे पहले बच्चों एक बात बताइए, अभी मैंने आपको बताया कि पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, बताइए भाई। पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अगर हम इस पैराबोला पे एक टैंजेंट ड्रॉ करते हैं और टैंजेंट की इक्वेशन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो सबसे पहले आपको बताना होगा कि ये लाइन इस कर्व को टच कब करेगी, उसके लिए c और m में, ध्यान से देखिएगा, c a और m में क्या रिलेशन होगा। तो बच्चों भी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि कोई भी लाइन अगर किसी भी कर्व को टच करती है तो टच करने का मतलब क्या होता है कि लाइन और कर्व को आप सॉल्व करिए, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर बन जाती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होने का मतलब क्या होता है कि उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होता है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होता है तो उसका एक रूट होता है। तो आप क्या चाहते हैं कि दोनों को सॉल्व करने पर क्या है, एक रूट आए। एक रूट होने का मतलब क्या होता है कि डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, इक्वल टू 0 हो। क्या हो, इक्वल टू 0 हो। तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 करना पड़ता है। तो जल्दी से बेटा आपको इसको क्या करना पड़ेगा, दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। तो जल्दी से इतना काम करके हमको बताइए कि क्या आ रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको बना लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलो दोनों को सॉल्व करो, y की वैल्यू पुट कर दो एम एक्स प्लस सी, एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो बच्चों ये हो जाएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mxc माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा बच्चों एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टाइम्स 2mc प्लस, और क्या आ रहा है एक्स के साथ, कुछ और भी आ रहा है क्या एक्स के साथ, एक्स के साथ आ रहा माइनस का 4a। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्म बनाना है। तो जल्दी देखिए एक्स के साथ क्या आ रहा है यार, प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब बच्चों आपको एक काम करना है, जल्दी से बताइए इसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 करिए। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर बच्चों डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 कर देंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स आ जाएंगे, तब वो इस तरह से लाइन पास करेगी, तब वो टेंजेंट नहीं होगी। हम क्या चाहते हैं, एक रूट आए। एक रूट के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या करना पड़ता है, इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बच्चों ए ये है, बी ये है और सी ये है, तो आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac को इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। तो जल्दी से आपको काम करना है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को इक्वल टू 0 करना है, और हमको बताना है सी ए और एम में क्या रिलेशन आएगा, जल्दी से बताइए। तो जब आप इसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 करेंगे तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। इसको बच्चों और भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं।
तो हो जाएगा ये 4m स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 4 जा 16 mca माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल टू 0। तो बच्चों ये बतेगा सीधा सीधा 16 कॉमन लेके a कॉमन लेके a माइनस एम सी इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ सर a की वैल्यू 0 आएगी और a की वैल्यू एम सी आएगी। यही आपने बताया कि भाई a की वैल्यू एम सी आएगी क्योंकि a 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो पैराबोला ही गायब हो जाएगा। पैराबोला के a में मैंने एक बार आपको बताया था कि भाई पैराबोला की इक्वेशन में ये जो a होता है वो हमेशा क्या होता है, 0 से बड़ा होता है, इक्वल टू 0 कभी नहीं हो सकता। तो ये तो केस बेटा पॉसिबल नहीं है, तो कौन सा हम लेंगे, a इज इक्वल टू एम सी वाला केस, ये वाला केस हम कंसिडर करेंगे। तो आपने बिल्कुल सही रिलेशन निकाला है कि भाई a की वैल्यू कितनी होगी, एम सी। तो बच्चों अब आपको ये बताना पड़ेगा कि भाई यहां पर एक पैराबोला है, चलो फिर से बनाते हैं बच्चों पैराबोला और फिर से उस टेंजेंट को दोबारा दिखाते हैं इसी में ही। तो बच्चों आप ध्यान से देखिए, मैंने इस पे एक टेंजेंट लिखी और टेंजेंट की इक्वेशन अब आप जानते हैं क्या है इसमें। इस वाले केस में टेंजेंट की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी, c की वैल्यू बताइए क्या हो जाएगी, a बाई एम। यानी बच्चों देखो a इक्वल टू एम सी से जब आप c की वैल्यू निकालेंगे तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a बाई एम। ये बच्चों आपको समझ में आना चाहिए। तो बच्चों आपके पास ये बात क्लियर होनी चाहिए कि भैया y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में जो c की वैल्यू है उसको आप पुट कर दीजिए, क्योंकि आपने टेंजेंसी की कंडीशन निकाल दी है। तो यदि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में c आपका a बाई एम होता है तो ये लाइन कर्व की टेंजेंट बन जाती है। तो अब आपको क्या करना है बच्चों, लिखा है शो दैट द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। ओके, कह रहा है कि बच्चों हमें एक ऐसे पॉइंट का लोकस निकालना है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, हमें एक ऐसे पॉइंट का लोकस निकालना है। लोकस का मतलब क्या होता है, लोकस का मतलब होता है पाथ। हमें एक ऐसे पॉइंट का लोकस निकालना है जहां से डाली गई पेयर ऑफ टेंजेंट्स के बीच का एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो। देखो बच्चों ये करना है, हमें एक ऐसे पॉइंट का लोकस निकालना है जहां से डाली गई पेयर ऑफ टेंजेंट्स के बीच का एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो बच्चों। ये वाला हमें लोकस निकालना है, ठीक है। तो हमें किसका लोकस निकालना है, h कॉमा k का, क्योंकि h कॉमा k से ही अगर आप पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो उनके बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो बच्चों h कॉमा k से अभी आपने पास करने वाली टेंजेंट की इक्वेशन तो लिखी, वो क्या है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी क्या है, a बाई एम। लेकिन बच्चों ये किससे पास करती है, ये किससे पास करती है, पासिंग थ्रू h कॉमा k। तो बच्चों h कॉमा k से भी पास करती है, तो h कॉमा k इसको सेटिस्फाई करेगा, हम इसको सेटिस्फाई करा देते हैं बच्चों। ये देखो सेटिस्फाई करा दिया। अब बच्चों हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, तो ये सिंप्लीफाई करने पर बन जाएगा k इज इक्वल टू एम स्क्वायर एच प्लस ए अपॉन एम, ये बन जाएगा। इसको बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एम स्क्वायर एच प्लस ए इज इक्वल टू के, ये बन जाएगा। ये बच्चों बन जाएगा एम स्क्वायर एच माइनस के एम प्लस ए इज इक्वल टू 0। अब बच्चों ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन बना दी है, ये इक्वेशन किस में बन गई है, ये क्वाड्रेटिक बन गई है m में। ध्यान से देखो ये m में क्वाड्रेटिक है। तो बच्चों अगर m में क्वाड्रेटिक होती है, यदि x में क्वाड्रेटिक होती है तो दो रूट्स होते हैं x1 x2। m में क्वाड्रेटिक होगी तो उसके दो रूट्स होंगे m1 और m2। तो बच्चों m1 किसका रूट होगा, पहली वाली टेंजेंट का, और m2 किसका रूट होगा, दूसरी वाली टेंजेंट का, है ना। भाई m क्या है आपका, m तो स्लोप है ना, और ये आपने पहले भी पढ़ा है कि अगर टैंजेंट्स परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, -1, और टैंजेंट्स अगर पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो बच्चों को जल्दी से बताओ कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स क्या है, बताइए सम ऑफ रूट्स क्या होता है बच्चों किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, माइनस का b बाई ए। बताइए क्या लिखें, b की जगह क्या है माइनस के, a की जगह क्या है h। तो बच्चों ये आ गया सम ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बताओ बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, c बाई ए। c की जगह क्या है a, और a की जगह क्या है m स्क्वायर, a की जगह h है। तो बच्चों अगर आपने
क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं पढ़ी है तो मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर होती है उसके दो रूट्स होते हैं अल्फा और बीटा। तो जो सम ऑफ रूट्स होता है वो होता है -b/a और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है वो होता है c/a। तुम कहोगे सर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाला क्यों? क्योंकि बेटा हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी उसके रूट्स थे m1 और m2 और लाइंस परपेंडिकुलर है तो हम पहले से ही जान चुके हैं कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी m1 m2 का प्रोडक्ट कैसा होगा, -1 होगा। तो बच्चों इसलिए मैंने इस इक्वेशन का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाला और यहां से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा h इज इक्वल टू -a। क्या बन जाएगा? h इज इक्वल टू -a। h को x कर दीजिएगा तो x इक्वल टू -a बन जाएगा और आपके पास आ जाएगा x प्लस a इक्वल टू 0। तो बच्चों आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपने पैराबोला में एक ऐसे पॉइंट का लोकस निकाल दिया जहां से डाली गई पेयर ऑफ टेंजेंट्स के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री है। तो बच्चों ये है उस पॉइंट का लोकस। क्या है लोकस? x प्लस a इक्वल टू 0। और आपने पैराबोला इतने ढंग से पढ़ा है, अगर आपने सही से सुना होगा, बहुत बार पढ़ा है आपने, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है। पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन यही होती है x प्लस a इक्वल टू 0। अगर आप प्रॉपर होमवर्क वगैरह कर रहे होंगे तो आपको पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन भी पता होगी कि वो x प्लस a बराबर 0 होती है। तो इसका मतलब बच्चों क्या निकल के आया कि भाई पैराबोला में उसकी जो डायरेक्ट्रिक्स होती है और डायरेक्ट्रिक्स पे खड़े होकर अगर हम कोई भी पॉइंट ले लें तो वहां से डाली गई पेयर ऑफ टेंजेंट्स के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो ये मैंने बात आपको प्रूफ करके भी दिखाई और इसमें आपने काफी सारी चीजें समझी भी। बात को देखिए,